नमस्कार बच्चों, मैं हूं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं नया लेक्चर। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कुछ घटनाओं के बारे में, जिसमें मैंने बताया आपको कि बच्चों अगर हम बाल्टी में देखते हैं, अगर उसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम बाल्टी में देखते हैं तो उसकी सतह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। कभी कभी हमारे मन में आता है तारे कैसे टिमटिमाते हैं, कभी कभी समझ में आता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। और अगर पानी के बोतल में अगर हम पेंसिल डाल देते हैं तो वो बाहर से हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। तो बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन था कि सर ये कैसे होता है। मैंने बताया बच्चों, ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से होता है। फिर आपने पूछा सर रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो बच्चों मैंने बताया रिफ्रैक्शन क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। अगर लाइट अपने माध्यम को चेंज करता है, सर माध्यम क्या होता है, जैसे एयर से लाइट आ रही है बच्चों, वाटर में जाए या वाटर से ग्लास में जाए या ग्लास से केरोसिन में जाए, पेट्रोल में जाए, तो मतलब ये माध्यम होते हैं जिसमें पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो बदल जाता है। एयर के पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है, वाटर के पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है। ठीक है सर, तो माध्यम क्या हुआ, माध्यम अगर चेंज होता है तो इस माध्यम चेंज होता है तो लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो आपने पूछा सर इसका कारण क्या है, लाइट अपने पाथ से कैसे विचलित हो जाती है, कैसे बेंड हो जाती है। तो हमने बताया जो इसका कारण है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की क्या होता है, स्पीड में चेंज आ जाता है। तो सर लाइट की स्पीड में चेंज कैसे आ जाता है, तो हमने बताया बच्चों लाइट की स्पीड में चेंज आता है उसके वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से। कि लाइट क्या है बच्चों, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हर एक वेव के पास दो क्वालिटी है, पहला वेवलेंथ और दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी मीडियम के चेंज होने से बिल्कुल चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ घटेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। तो चेंज इन वेवलेंथ की वजह से स्पीड चेंज होता है और उसकी वजह से लाइट अपने मार्ग से मुड़ जाती है। फिर आपने कहा सर एक बात बताओ, जब लाइट मीडियम को चेंज करेगी ना तो उसका पाथ कैसा होगा। तो हमने कहा पहले ये क्लियर करो लाइट कहां से कहां जा रही है। मतलब पहला कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है बच्चों तो वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। सर नॉर्मल क्या होता है, जहां पे लाइट टकराती है उसी पे हम एक काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसका नाम होता है नॉर्मल। वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस होगा। ठीक है सर, ये बात तो सब समझ में आ गई। अब हमने बताया कि जब लाइट कहां से जाए बच्चों, रेयर से। जैसे ये मैं करके बना के दिखा रहा हूं, अगर लाइट रेयर से जा रही है तो ये हमने नॉर्मल बना दिया। तो लाइट क्या होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ जाना इसको ऐसे था, इसने थोड़ा सा बेंड हो गई। ठीक है, अब आपने कहा लाइट सर डेंसर से रेयर में जाए तब क्या होगा बच्चों, लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ऐसे जाएगी बच्चों। ठीक है, आपने पूछा और एक और केस था बच्चों, अगर लाइट परपेंडिकुलर गिरती है तो हमेशा अनडेविएट होकर जाएगी, मतलब अपने पाथ को कभी भी वो छोड़ेगी नहीं। ठीक, आपने पूछा सर ऐसा क्यों होता है। हमने बताया बच्चों लाइट क्या करता है, अपने टाइम को रिड्यूस करना चाहता है। मतलब जितना टाइम पहले लगता था उतना ही टाइम अब भी लगे, लेकिन स्पीड हो जाएगी स्लो और डिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा। तो वो चाहता है कि मैं डिस्टेंस को हमेशा कम करके जाऊं। जिससे परपेंडिकुलर गिरता है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए वो डेविएट नहीं होती है। ठीक है सर, ये बातें समझ में आ गई। तो सर एक बात बताओ कि सर जो लाइट है ना, जो लाइट है ये कोई हर एक बार अगर गिरेगी तो एक पैटर्न पे मुड़ के जाएगी कि हर बार उसका मुड़ने का अमाउंट अलग अलग होगा ना बच्चों। इसी क्वेश्चन का आंसर आज हमें लेना है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह, परावर्तन की तरह कोई नियम का पालन करता है कि नहीं। बिल्कुल करता है बच्चों, इसमें भी दो नियम होते हैं। आज हम इन्हीं दो नियमों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी बच्चों दो लॉ है हमारे पास कितने लॉ है, दो लॉ है। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड normal to the point of incidence
टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या लिख दे बच्चों, सॉरी, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेंगे ना। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, होता क्या, पहले इसको देखते हैं। ये देखो, ऐसे हमने बना दिया, टेढ़ी लाइन बना रहे हैं आप, ठीक है। ये बच्चों हमने लाइट, ठीक, ये लाइट गई, मुड़ गई ना। तो अब हमारे पास तीन लाइट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ना, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बच्चों। ये कह रहे हैं कि ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका एकदम सिंपल मतलब है कि मान लो, हम आपको एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लेते हैं बच्चों, ये तीन है, तीन तो हमने ले लिया, ठीक। अब क्या होगा कि ये लाइट यहाँ से ऐसे आई, मान लो ये लाइट ऐसे आई, ठीक है, और हमने ये अब यहाँ से ऐसे आ रही है बच्चों, मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, और इसी पर ये सरफेस है, तो हमने क्या कर दिया, यहीं पे नॉर्मल बनाया, ठीक है सर, ये नॉर्मल बनाया। अब लाइट कैसे जाएगी? लाइट बच्चों, जो लाइट का प्लेन है ना, ये लाइट देखो, ये लाइट जो था ये ऐसे जाती, तो ये नीचे नहीं जा सकती, ये इधर केवल सेम हाइट पे, सेम लेवल ऑफ हाइट पे ऐसे मुड़ सकती है, ताकि इन तीनों को हम लोग ढक सके। ऐसे नहीं मुड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में हो जाएगा और ये अलग प्लेन में हो जाएगा, यानी इसकी जो हाइट होगी ये केवल इस तरीके से मुड़ेगी, न कि ऐसे ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। इसलिए बोला जा रहा है ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब इन तीनों की अगर लाइन को देख करके अगर पेज रखोगे ना, तो तीनों को ढक लेंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा लॉ क्या कह रहा है। दूसरा लॉ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कह रहा है? दूसरा लॉ कह रहा है बच्चों, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ the ratio of angle of sine of incidence and refraction is constant for a given pair of media, पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है बच्चों। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल ना, मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल, बहुत सारे मीडियम हो जाए तो। और बेसिकली हमें कितने मीडियम लेने हैं? 2। अब मैं इसको पहले बताता हूं बच्चों, क्या रहता है? रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस ना, साइन का जो एंगल आएगा, ये एंगल आ गया, ये इंसिडेंस, और ये आ गया बच्चों रिफ्रैक्शन, ठीक है। इनका रेशियो निकालिए, कह रहा है रेशियो लेना है एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आई और साइन आर। ये क्यों किया? देखो कह रहा रेशियो लेना है किसका? इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन का। लेकिन कौन सा? इनको ये तो जैसे ये होगा बच्चों 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे होगा ना। हाँ बिल्कुल सर होगा। तो अब बच्चों ये बताओ कि ये तो एंगल है, ठीक है, लेकिन अगर इनमें साइन 30 की वैल्यू रखते तो ये कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना है? हमें साइन का लेना है, tan cot cosec का नहीं लेना है, ठीक है। हमें लेना है साइन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये क्या आएगा? इनको जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एकदम फिक्स वैल्यू। जैसे 2 आ जाए, 1.5 आ जाए, 4/3 आ जाए, 2/3 आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चों, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी जब तक ये मीडियम नहीं चेंज होंगे, मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, जब तक ये मीडियम दोनों में से कोई भी नहीं चेंज होता,
तब तक इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी बदल लीजिए। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है सर देखो, अगर लाइट देखो जैसे मैंने कहा कि ये है, ये I1 है, तो इस I1 के लिए कोई खास R1 मिलेगा, ठीक है। अब हमने कहा दोबारा किसी I2 पे गिराते हैं इसको, एंगल थोड़ा बड़ा ले लिए, तो इस I2 के लिए कोई खास R2 बनेगा बच्चों ना। अब तीसरा लेते हैं, मान लो कोई एंगल ऐसे लिए I3, बहुत ज्यादा और बड़ा ले लिया I3, इसके लिए भी एक कोई खास R3 बनेगा, ठीक है। तो जो अब इनके साइन का जब एंगल लेंगे, साइन I1 बाई साइन R1, ये भी सेम वैल्यू देगा, ठीक है। साइन I1 अपॉन साइन R1, ये भी मान लो n दे रहा है तो n ही देगा। इसका रेशियो निकालेंगे साइन I2 अपॉन R2, तो ये भी सेम ही, इनको डिवाइड करने पे तो सेम ही n ही मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे साइन में लेकर के तो भी सेम ही मिलेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल देने से ये रेशियो जो डिवाइड करने पे जो कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू आ रही है ना बच्चों, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, वो फिक्स है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। बच्चों ये किसने दिया था? ये स्नेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, इसलिए इसको दिस law is also known as Snell law। Snell's law, Snell मतलब कीड़ा सांप वाला बस समझ लो, Snell law, ठीक है ना बच्चों, ठीक। तो ये कांस्टेंट मिलेगा। इसमें फिर से बताना चाहता हूँ कि बच्चों ये क्या है, बेसिकली द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, एकदम याद करना, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, दोनों का साइन एंगल का रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा जब तक कि मीडियम में दोनों में से कोई ना चेंज हो जाए। जब दोनों में अगर इसकी जगह वाटर ला देंगे तो ये कांस्टेंट बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बदलने की वजह से इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या मेजर करती है, क्या ये वैल्यू बताती क्या है बच्चों? ये बताती है कि जो दूसरा मीडियम है ना, वो कितने गुना लाइट की स्पीड को कम करेगा और कितना ज्यादा मोड़ने की इसकी कैपेसिटी है ना। और बाद में इसी का नाम होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे एकदम डिटेल, ठीक है, अभी नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो इसमें हमने बताया कि ये जो कांस्टेंट है ये क्या देगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा? सर ये जितनी बड़ी वैल्यू मिलेगी वो बताएगा उतना ज्यादा ही लाइट को बेंड कराएगा, और ये जो आर की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा छोटी मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? बेंडिंग ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होने का मतलब पाथ से ज्यादा मोड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके दो लॉज हैं, दोनों लॉ क्या बताते हैं कि लाइट के पाथ को और लाइट के बेंडिंग कैपेबिलिटी को ना, ये वाली वैल्यू बताएगी। दो बातें बताती है बच्चा, मैं अभी से बता रहा हूँ, आगे इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। किस बारे में बात करेगा? पहला जान लो कि जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू कांस्टेंट की होगी उतनी ही ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, ठीक है। यानी उस मीडियम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लाइट को बेंड कराने की, ठीक है, यानी मोड़ने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। चलिए सर समझ में आ गया। अब बच्चों